दोस्तों हमने माई बिग गाइड पर शुरू की है अपनी मास्टर क्लास सीरीज और ये मास्टर क्लास सीरीज का दूसरा वीडियो है। ये जो वीडियो है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वीडियो जो बनाया गया है उन लोगों के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से ही डरते हैं, जिन्हें नहीं पता कि एक्सेल को कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी आपको बताने वाला हूँ कि 365 अगर आप लेते हैं या 2021 या 2022 वर्जन लेते हैं, लाइफ टाइम का वर्जन लेते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला है, कहाँ से मिलेगा, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे शुरू करना है। और ये सीरीज़ देखने के बाद, मतलब ये कंप्लीट एक वीडियो देखने के बाद में आप आज से ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना शुरू कर सकते हैं, जैसे और भी साधारण लोग चलाते हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मास्टर क्लास, जो एक्सेल के आपके सारे डाउट्स और डर को दूर करने वाली है। तो इस क्लास का सबसे पहला जो सेशन है वो ये है कि आपको कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेना चाहिए और कहाँ से आपको ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, क्या ये फ्री मिलता है या इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं और कितने पैसे देने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे पहले पार्ट में। फिर दूसरा पार्ट आएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दो तरह के वर्जन होते हैं। पहला होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और दूसरा होता है उनका एक लाइफ टाइम वाला वर्जन जो आपको एक बार में ही पे करना है। अब माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला जो वर्जन है उसके लिए आप मंथली या ईयरली पे करते हैं और ये आपको मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जब आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने ऊपर ही दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट 365। अब ये है क्या? देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या विंडोज़ आप जब भी कुछ चीज़ परचेज करते हो तो ये हर बार कुछ ना कुछ एक नया अपडेट आपको देते रहते हैं। ये नया अपडेट 365 अगर आप लेते हैं मंथली चार्जेस वाला, तो आपको जब भी कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नया अपडेट आएगा, जैसे 2024 का आया, 25 का आया, और उन्होंने इस महीने में कुछ नया अपडेट किया, तो वो आपको साथ के साथ मिल जाएगा। इसके दो तरह के प्लान हैं। पहला प्लान यहाँ पे आपको ईयरली का मिलेगा, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट फैमिली में जो 6 पीपल्स के लिए, 2 से 6 लोगों के लिए ये ऑफिस मिल जाएगा। 6 कंप्यूटर्स में आप एक साथ डाल सकते हैं और इसके लिए आपको इस टाइम पे 6199 रुपये पे करने होंगे और ये सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। दूसरा इनका जो प्लान है वो पर्सनल है, यानी एक सिंगल यूज़र के लिए है और 4899 है। इसी तरह से यहाँ पे आप मंथली भी पे कर सकते हो। बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे आपको जब भी एक नया कोई भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको साथ के साथ मिल जाएगा। दूसरा प्लान इनका होता है लाइफ टाइम वाला प्लान, जिसके लिए आप सिर्फ एक बार ही पैसे देते हैं, यानी वन टाइम परचेज होता है। एक सिंगल पीसी के लिए होता है, आप चाहे इसको मैक पे चलाएं, पीसी पे चलाएं। और इसमें आपको एक चीज़ का नुकसान होता है कि आप भले ही इसके लिए एक बार पैसे देते हैं, लेकिन जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, अब जैसे ये 2024 का इनका अपडेट आया है, तो 2021 वाला अगर आपके पास में ऑफिस है या 2007 है या 2009 है, तो उसमें आपको वो नए अपडेट्स नहीं मिलेंगे। ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब ये ऑफिस आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं या आप अमेज़ॉन वगैरह से भी परचेज कर सकते हैं, जाके वहाँ पे अमेज़ॉन पे भी मिलता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के पैनल पे चले जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये सारे जो ऑफिस हैं ये मिल जाएंगे। 365 भी मिल जाएगा, 2019 वाला भी मिल जाएगा और इन्हें आप सीधे सीधे परचेज कर सकते हैं। अब ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट ऑफिस नहीं है तो फ्री में इसको कैसे यूज़ करना है, तो फ्री में यूज़ करने के लिए आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाइए और यहाँ पे आके आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है उसको लॉग इन कर लेना है। और जैसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जितने लेटेस्ट वर्जन हैं उसके लिए एक भी रुपया नहीं देना है और इन सारी एप्लीकेशन को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाएंगे। बस दिक्कत यहाँ पे ये रहेगी, ये आपके सिर्फ ब्राउज़र में ही काम करेंगी, आप इनको अपने कंप्यूटर में ऑफलाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि मंथली वाला ऑफिस कौन सा होता है, लाइफ टाइम वाला ऑफिस कौन सा होता है, कहाँ से आप ले सकते हो, कहाँ से आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपने लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल साथ में आता है, अब उसको आपको यूज़ कैसे करना है। तो अगर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो उसको चलाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आप स्टार्ट बटन पे जाके यहाँ पे एक्सेल टाइप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी एक रन कमांड होती है, विंडोज़ के साथ में आपको R प्रेस करना है एंड यहाँ पे जो एक डायलॉग बॉक्स आएगा इसके अंदर आपको एक्सेल लिख देना है सिंपली। अगर कंप्यूटर में एक्सेल होगा तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, जैसे आप एंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब ये जो पहली वेलकम स्क्रीन आपको इस सामने दिख रही है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी अब आ गया इसका पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इंटरफेस है
वो क्या होता है पहली बार आप इसे ओपन करेंगे तो देखो वेलकम स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखाई देगी। 2007 में बहुत अलग तरह की आती थी, 21 में अलग तरह की आती थी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको गुड मॉर्निंग लिखा हुआ दिखेगा। आप अगर अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे तो आपको अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा सबसे ऊपर आपको ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिखेगा। वर्कबुक क्या होती है अभी हम आगे जानेंगे, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे वेलकम टू एक्सेल, एक टूर कराएंगे आपको, फार्मूला के ट्यूटोरियल्स देंगे, पावर क्वेरी का ट्यूटोरियल देंगे, पिवोट टेबल का ट्यूटोरियल मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग ट्यूटोरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा पीछे की तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं। टेम्पलेट क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बनानी आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मंथली बजट कैसे बनाना है, कैलेंडर कैसे बनाना है, मंथ वाइज कैलकुलेटर कैसे बनाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पहले से उन्होंने तैयार करके दे दी हैं। और आप किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, जैसे मान के चलो मुझे ये टू डू लिस्ट बनानी है, एक क्लिक में इस पे करूँगा टू डू लिस्ट पे एंड क्रिएट पे जाऊँगा, 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे टू डू लिस्ट आ जाएगी और मैं अपने हिसाब से इस टू डू लिस्ट को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कैसे आप ये कर सकते हैं। अब दूसरा, दोबारा से आप वहाँ कैसे जाएंगे, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, आप दोबारा से वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने क्लोज किया, डाउन सेव किया एंड दोबारा से मैं विंडोज़ R का यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करूँगा एंड मोर टेम्पलेट पे ये सारे टेम्पलेट्स मुझे मिल जाएंगे। अब जिस चीज़ पे आपने काम कर लिया है पहले, वो चीज़ आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगी। मैंने इस पे काम किया था तो ये मुझे यहाँ दिखने लग गई और यहाँ पे आप जो टेम्पलेट्स हैं उनको ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक होम बटन मिलता है, न्यू बटन मिलता है एंड ओपन का बटन मिलता है। ओपन वाला सेक्शन जो है वो इन्होंने बनाया है सबसे ऊपर, यहाँ पे रीसेंट फाइल जिन पे आप काम कर चुके हैं वो फाइल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अभी तक हमने, मान के चलते हैं बिल्कुल नए हैं, हमने कोई काम नहीं किया तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अगर किसी और व्यक्ति ने, बाहरी किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई फाइल शेयर की है तो वो आपको यहाँ दिख जाएगी। जैसे इतने सारे लोगों ने देखो फाइल शेयर करी है तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर वन ड्राइव, इनका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उस पर आपने कुछ डेटा अगर डाल रखा है तो वो डेटा आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। आपकी मेल आईडी भी आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। आपके कंप्यूटर के अंदर जो जो फाइल फोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद में। और ये आ जाता है ऐड अ प्लेस। अगर आप कुछ भी चीज़ अपने इसके अकाउंट के साथ में जोड़ना चाह रहे हो तो यहाँ से वन ड्राइव आप जोड़ सकते हो। और ब्राउज पे जैसे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर के फाइल एंड फोल्डर खुल जाते हैं, जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स में ओपन होते हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। नीचे हमें अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपके अकाउंट के बारे में सारी डिटेल आएगी कि आप कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड ऑफिस अपडेट, तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया है। पहले मेरे पास 2021 था, उसको मैंने अपग्रेड कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट 365 में। अब मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आते हैं, यानी 2025 का अगर कोई अपडेट आएगा तो मुझे साथ के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 का इनसाइडर प्रोग्राम भी ज्वाइन कर रखा है, तो कोई भी नई चीज़ अगर माइक्रोसॉफ्ट करता है तो यहाँ पे पहले भेज देता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप 365 ज्वाइन करें अगर आपका ज़्यादा काम रहता है लेटेस्ट चीज़ों में। यहाँ पे आपको ऑफिस का बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा अकाउंट वाले सेक्शन पे जाके। यहाँ से आप सारे जो ऑफिस के बैकग्राउंड है उनको चेंज कर सकते हो। कोई भी आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे तो वो उसका फ़र्क आपको यहाँ ऊपर देखो, ये जो जगह है यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। मैं एक एक करके आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। मैं जैसे जैसे चेंज करता जा रहा हूँ ऊपर आप मेरे साइड में देखते जाओगे, वो बैकग्राउंड आपको वहाँ पे मिलती जाएगी। तो ये सिर्फ एक डिज़ाइन का एक तरीका है इनका, वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ऑफिस थीम आ जाती है जो डार्क एंड ग्रे है, ये आपको इस तरह की दिखेगी। ब्लैक आपको इस तरह की दिखेगी, वाइट आपको इस तरह की दिखेगी एंड जो सिस्टम सेटिंग के साथ में है वो इस तरह की आएगी। और कलरफुल के साथ में जो एक्सेल का क्लासिक थीम रहता है वो यहाँ से इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा थीम आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। वाइट आप इस्तेमाल करोगे तो आपको एक्सेल भी कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब जाते हैं हम होम सेक्शन पे और अब हम सीखेंगे कि एक्सेल में एक नई वर्कबुक कैसे बनाते हैं। देन आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिखेगा। तो मैथ की कॉपी देखी थी बचपन में, इस पे ऐसे करके आपको खाने दिखाई देते थे, चौकोर चौकोर खाने आते थे, उसमें आप गणित में काम करते थे। अब कुछ उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने यहाँ पे एक्सेल बनाया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। वो मैथ की कॉपी याद कर लेना जो आपने LKG UKG फर्स्ट सेकंड में इस्तेमाल करी होगी, जहाँ पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए खाने बनाते थे या कॉलम्स का यूज़ करते थे। बिल्कुल वैसे ही ये सेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो बहुत सरल तरीके से आपको ये समझाने वाला हूँ। तो ये इंटरफेस हम पहले समझ लेंगे।
ये जो आपको पूरा सेक्शन दिख रहा है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। सबसे ऊपर वाली जो पट्टी आपको दिख रही है ये टाइटल बार होता है। टाइटल बार में आपको सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देगा, कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लो टाइटल बार ज़रूर होगा उसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको फाइल नेम दिखाई देगा जिसमें आपको बुक 1 दिखाई दे रहा है। अब बुक 1 क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक्सेल की तरफ से जब भी कोई नई फाइल आप ओपन करोगे तो बुक 1 ही लिखा हुआ आएगा जब तक कि उसे आप सेव नहीं कर लेते। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन भी दे रखा है। कुछ सर्च अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, कोई फॉर्मूला हो, कोई एक्शन हो। अभी तक क्योंकि आप नए हो तो आप वो सारी चीज़ें नहीं जानते हो, लेकिन आगे जैसे जैसे सीखते जाओगे इसको वैसे वैसे आप सर्च करते चले जाओगे। साइड में आपको आपके अकाउंट की डिटेल, मिनिमाइज का बटन, मैक्सिमाइज का बटन और क्लोज का बटन दिखाई देगा। तो ये टाइटल बार हो गया हमारा। इसके बाद आता है मेन्यू बार, जिसमें अलग अलग तरह के मेन्यूज़ होते हैं। होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हो तो जिसमें लिखा आता है स्वीट्स तो एक जगह आ जाएंगे, है ना, और जिसमें आपका मेन कोर्स होगा वो एक जगह आ जाएगा, स्नैक्स एक जगह आ जाएंगे। तो ऐसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। होम मेन्यू में जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए इनको होम में डाल दिया है। जिसमें आपके कट, कॉपी, पेस्ट रहेंगे, फॉन्ट टॉप के ऑप्शन रहेंगे और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें हम बार बार बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंसर्ट मेन्यू आता है। बाहर से अगर आप कुछ एक्सेल के अंदर इंसर्ट कराना चाह रहे हो तो आप इस मेन्यू का इस्तेमाल करोगे। ऐसे अलग अलग तरह के कई सारे मेन्यू हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। हर एक मेन्यू में उसके ऊपर जो टाइटल दिया गया है उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे टूल्स मिलेंगे। अब ये जो चीज़ आपको नीचे दिख रही है, जब मैं मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे जो खुल के आ रहा है इसे हम कहते हैं रिबन। तो रिबन के अंदर सारे टूल्स इन्होंने सजा के रखे हैं। जैसे आप कुछ भी खोलते हो ना, ऐसे करके किसी नाम के कुछ टूल्स बांध रखे हैं और जैसे कोई टूल ओपन करोगे तो उसी से रिलेटेड टूल्स आपको रिबन में दिखाई देंगे। इस रिबन को भी हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बटन आपको दिख रहा है लास्ट में, या आप कंट्रोल के साथ अगर F1 प्रेस करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, कंट्रोल F1 तो रिबन मिनिमाइज हो जाएगा, रिबन मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है फार्मूला बार। फार्मूला बार में एक तरफ आपको A1 दिखता है, तो ये बता देता हूँ, इसको कहते हैं नेम बॉक्स, और नेम बॉक्स के अंदर जो नंबर आपको दिख रहा है ना उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये फार्मूला बार है, यहाँ पे हम अलग अलग तरह के फार्मूले लिखेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखे जाएंगे, इसको भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी मेन चीज़ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि शीट 1 लिखा है, तो ये जो आपको सारे लाइनें दिख रही हैं ना, आड़ी और तिरछी, खड़ी हुई और बढ़ी हुई लाइनें जितनी दिख रही हैं, ये सब लाइनों को मिला के ये वर्कबुक बनी हुई है, जिसके अंदर आप सारे जोड़, घटाव, गुणा, भाग जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि इसे समझना कैसे है। तो उस ऊपर आपको ABCDEFGHI दिख रहा होगा और साइड में आपको नंबर्स दिख रहे होंगे और बीच में ये कुछ कॉलम बने हुए हैं। अब ये जो कॉलम एक दूसरे को जहाँ पे भी क्रॉस करते हैं, उन दोनों का जो जहाँ पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेल। अब जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन आप देख रहे हो मेरा जहाँ भी सिलेक्शन जाएगा ये सिलेक्ट हो जाता है, डार्क हो जाता है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। जब भी मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये डार्क हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट करने के साथ साथ ये जो C है यानी कॉलम जो है, ये ऊपर वाले सारे कॉलम हैं, जितनी खड़ी हुई लाइन है मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ये कॉलम सेलेक्ट हुआ है। C, D, E, F ये सब कॉलम है। और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रॉ है। यानी जितना भी वर्टिकल सिलेक्शन है मेरा वो कॉलम से सारे, और जितना हॉरिजेंटल सिलेक्शन है मेरा उतने सारे रॉ है। अब ये रॉ और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं यानी C और 2 जहाँ पे मिला तो वो बन गया है एक सेल, और सेल का नाम क्या आया? C2। जो सेल आप सेलेक्ट करेंगे उस सेल का नाम आपको यहाँ नेम बॉक्स में दिखाई देता जाएगा। मैं कहीं भी रैंडम क्लिक करूंगा, देखो H5 सेलेक्ट कर रखा है मैंने, मैं कहीं भी रैंडम क्लिक करूंगा B4 सेलेक्ट कर रखा है। और एक चीज़ और देखना कि यहाँ पे ये भी डार्क हो जाता है। मैंने जैसे यहाँ सेलेक्ट किया तो भी F और 5 डार्क हो गया, वही नाम यहाँ पे आ गया। तो एक्सेल में हम जितनी कैलकुलेशन करेंगे, जितनी सारी आगे बातें करेंगे, वो हम करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स को जोड़ेंगे, सेल्स को घटाएंगे, सेल को भाग देंगे, सेल को गुणा करेंगे। उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। सेल के साथ में ही सारी कैलकुलेशन होती है। सेल के अंदर लिखा जो डेटा होता है वो अपने आप जुड़ जाता है। डाटा बदल भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एक्सेल में जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो करेंगे सेल के साथ में। तो यहाँ पे आप मेरे माउस का कर्सर देख रहे हैं, कर्सर को बड़े ध्यान से देखना। ये जो कर्सर है वो प्लस के आइकन में है। तो एक्सेल चाहता ही ये है कि आप जैसे एक्सेल को ओपन करो, वर्कशीट पे आओ, तो आपको ये पता चले
कि भाई यहाँ पे आपको सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करनी है। और वर्कशीट का ये जो पूरा एरिया है, आप पूरे वर्कशीट पर कहीं भी काम कर सकते हो। बहुत लंबी चौड़ी होती है, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, देखो बहुत लंबी चौड़ी है। आप कितना भी नीचे चलते चले जाओ, हज़ारों लाखों आपको यहाँ पे जो सेल्स हैं वो मिल जाएंगे। कितनी भी बड़ी वर्कशीट आप तैयार कर सकते हो, कितना भी बड़ा सिलेक्शन आप एक साथ में कर सकते हो, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आगे पेज सेटअप बताने वाला हूँ, आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। आज ये वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो पहले ही दिन से आप एक्सेल चलाना शुरू कर दोगे। तो अब नंबर आता है कि डेटा एंट्री करते कैसे हैं। हमारे पास पहली शीट आ गई है। अब पहली शीट के अलावा आपको और भी शीट्स चाहिए तो बस ये प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करते जाओ। अब जितनी शीट है उतनी शीट आपको यहाँ पे मिलती चली जाएगी। डेटा एंट्री करने के लिए आपको कोई भी सेल सेलेक्ट करना है और सेल सेलेक्ट करने के बाद में उस पर क्लिक करना है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। अब नंबर लिखने के बाद में आपके कीबोर्ड पे एक टैब का बटन होता है। आगे वाले सेल में जाने के लिए आपको टैब प्रेस करना है, माउस से क्लिक नहीं करनी है। आपने जैसे टैब की प्रेस करेंगे आप तो आप आगे वाले सेल में चले जाएंगे और यहाँ पे आप नेम टाइप कर देंगे। नेम टाइप करने के बाद आगे गए और फिर हमने यहाँ पे एज टाइप करी और एज टाइप करने के बाद आगे गए और हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप किया। मोबाइल नंबर के बाद में एड्रेस। तो ये हमने एक तरह की छोटी सी जो टेबल बनानी थी उसका एक हेडर हमने यहाँ पे बना लिया। और अभी तक हमने क्या देखा कि हम जब टैब प्रेस करते जा रहे हैं तो हम आगे चलते चले जा रहे हैं। अब देखो मैं जे पे आया हूँ आगे चलने के बाद में। अब जैसे मैं यहाँ से एंटर करूंगा तो मैं दोबारा से जहाँ से मैंने डेटा फीड करना शुरू किया था मैं लास्ट में वहीं पे आ जाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने A1 से शुरू किया तो मैं लौट के A1 पे आऊंगा। अब दोबारा मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। देखो मैं C से शुरू कर रहा हूँ। मैंने C से यहाँ पे 1 टाइप किया, फिर 2 टाइप किया, फिर 3 टाइप किया, फिर 4 टाइप किया। अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो मैं सबसे पहले नहीं पहुंचूंगा, यानी A4 में नहीं पहुंचूंगा। मैं जैसे एंटर करूंगा तो मैं दोबारा से एक के नीचे आऊंगा जहां से मैंने डेटा एंटर करना शुरू किया था। यही एक्सेल की खूबसूरती है। आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, वो आपके काम करने के तरीके को समझ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हो और वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो डेटा एंटर करने के लिए या तो आप टैब प्रेस करेंगे, जैसे जैसे आप टैब प्रेस करेंगे वैसे वैसे आप आगे जाएंगे, या फिर आप नीचे वाले कॉलम में बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। माउस से आपको कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं। अब जैसे मुझे नंबर डालने हैं और नीचे वाली सीरीज में डालने हैं 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर डालूंगा, मैं एंटर प्रेस करके डालूंगा। लेकिन मुझे अगर आगे कुछ लिखना है तो मैं टैब प्रेस करूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और अच्छे से समझ लो, जब भी हम नंबर लिखते हैं तो वो राइट में जाएंगे और जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट में रहेगा। आप ये दोनों चीज़ यहाँ पे और समझ लो, ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है। तो जब भी एक्सेल कोई कैलकुलेशन करता है तो वो ये देख लेता है कि ये नंबर है और ये टेक्स्ट है। अगर कोई नंबर आपको लग रहा है कि ये राइट में चला गया, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये नंबर लिखा है लेकिन इसके आगे मैंने टिल्ट लगा दिया, तो अब क्या हुआ कि ये अब नंबर नहीं रहा, अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एक्सेल इसको कैलकुलेट नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने एक्सेल के अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो अगर मैं उसे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो एक नंबर हो। तो ये डेटा एंट्री करने का प्रोसेस है कि आप को टैब यूज़ करना है एंड एंटर यूज़ करना है। इसके बाद आपको दोबारा से फर्स्ट वाली लाइन में अगर कुछ लिखना है, अब देखो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा तो मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं जाएगा। मैं देखो यहाँ से लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा राम, ठीक है, 25। मोबाइल नंबर हम कुछ भी वैसे डाल देते हैं और एड्रेस लिख देते हैं, मान के चलो आगरा। मैं जैसे एंटर करूँगा तो दोबारा से जो मेरा कर्सर है वो राम के नीचे आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक्सेल इस तरह से डेटा एंट्री करेगा। तो डेटा एंट्री आपके समझ में आ गई होगी हम डाटा कैसे डालते हैं। अब ऊपर जो सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं वो भी आपके इस रोज़मर्रा के काम में आपके बहुत काम आती हैं। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे डेटा एंटर कर लिया, अब आपको कोई चीज़ कॉपी या पेस्ट करनी है बिल्कुल एज इट इज़। अगर आपने कहीं भी बेसिक भी सीखा होगा कॉपी पेस्ट का तो आप कर सकते हो। जैसे राम को आपने सेलेक्ट किया, अब राम को हम ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे सेलेक्ट करते थे। हम सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देखो जैसे मैंने सेल को सेलेक्ट किया, Ctrl+C दबा के वैसे यहाँ पे दिवाली की लाइट्स जलने लग गई, ठीक है, जैसे दिवाली पे लाइट्स जलती हैं बिल्कुल वैसे। अब मैं कहीं भी ले जाके Ctrl+V जब करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने कॉपी किया है तो वो सिलेक्शन जब तक मैं कहीं और क्लिक नहीं करूँगा वो हटेगा नहीं, और ये लगातार मैं कितनी भी बार चाहूँ उतनी बार कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने स्पेस प्रेस किया, अब ये सिलेक्शन हट गया। तो अभी मैंने क्या किया था, सेल को सेलेक्ट किया था, ना कि जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा था उसको। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छी सी कमांड आपको बताता हूँ। ये फॉर्मेट प्रिंटर जो देखा है स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी सॉफ्टवेयर में होता है नहीं होता, यहाँ पे आप समझ लो। मैं जो कुछ भी
चेंज करूँगा इस फॉन्ट के साथ में जो आपको सेल के अंदर दिख रहा है, चाहे इसका मैं फॉन्ट चेंज करूँ यानी बनावट, चाहे इसका मैं साइज़ चेंज करूँ, चाहे इसमें कलर डालूँ, वो सारी चीज़ फॉर्मेटिंग कहलाती है। और फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर होता है। दोनों में आपको अंतर बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप ये देख लेना। अभी जैसे ये राम को मैं 2 जगह लिख लेता हूँ, ठीक है। एक राम ये है और एक राम ये है। अब मैं इस वाले ऊपर वाले राम को थोड़ा सा साइज़ चेंज करूँगा और यहाँ से एक फॉन्ट अच्छा से ले लूँगा, ये वाला, ठीक है। अब देखो फॉन्ट में अंतर आ गया और कलर भी चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं एक जगह आगरा और लिख लेता हूँ, आप समझना ज़रा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो फॉन्ट है, ये वाला जो कलर है और ये वाला साइज़ है, आगरा भी बिल्कुल वैसे ही लिख जाए। तो आपको बार बार ये सारा सिलेक्शन करना पड़ेगा और इसमें चेंज करने में आपको दिक्कत आएगी, और सारी चीज़ों को अलग अलग अगर करना है तो भी दिक्कत आएगी। तो आपको सिंपल करना है क्या है, सबसे पहले राम को सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है। जैसे आप फॉर्मेट प्रिंटर पे जाओगे तो ये कुछ प्लस और ब्रश जैसा आइकन आ जाएगा, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूंगा, और बस इसको ले जाके यहाँ पे क्लिक करना है। अभी क्या हुआ, आगरा भी एज इट इज़ राम जैसा लिख गया। अब मैं चाह रहा हूँ ऊपर वाले सारे टाइटल भी ऐसे आ जाएं, तो फॉर्मेट प्रिंटर को हम यूज़ करेंगे सिलेक्शन करने के साथ में, जिस भी सेल का हमको सारा फॉर्मेटिंग उठानी है, और ऐसे करके हम पेस्ट कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। देखो सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसी हो जाएंगी। और पुरानी जैसा करना है तो पुराने वाले को सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाओ और सब कुछ सेलेक्ट कर लो एक साथ में, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। तो बड़ा गजब का एक टूल है फॉर्मेट प्रिंटर। इसके साथ में अब आपको बताता हूँ कि एक्सेल में जो मेन चीज़ है, टेबल तो आप बनाना सीख गए। यहाँ पे देखो बॉर्डर का ऑप्शन और होता है, आप सेलेक्ट करो एक साथ में, बॉर्डर पे जाओ और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, तो प्रॉपर जो टेबल है वो बन गई। सेल का साइज छोटा बड़ा करना है, कॉलम का साइज छोटा बड़ा करना है, तो कर्सर को इन दोनों कॉलम्स के बीच में लेके आओ। इसको हम कॉलम कहते हैं ना, ए बी सी ये सब कॉलम है ना। अब मान के चलो जो नंबर वाला कॉलम है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो दोनों कॉलम के बीच में जैसे आप कर्सर को लेके आओगे, प्लस को लेके आओगे, तो यहाँ पे देखो ये दोनों साइड एरो आ जाएगा। इस पर क्लिक करो और इस तरफ से छोटा करो, ऐसे करके आप जितना भी खींचोगे, इधर खींचोगे तो बड़ा हो जाएगा, इधर खींचोगे तो छोटा हो जाएगा। इसका एक और तरीका भी है, अगर कॉलम का साइज़ आपका बड़ा है तो यहाँ पे जाओ, खींचो मत, इसको डबल क्लिक कर दो सिंपल। जहाँ भी आप डबल क्लिक करते जाओगे आपके टेक्स्ट के हिसाब से आपका जो कॉलम है वो खुद से एडजस्ट होता जाएगा। इसी तरह से अगर रॉ बड़ा हो गया है, आपका जो आपकी नीचे की रॉ है वो बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे भी जाओ, इसी तरह के अप एंड डाउन एरो आएंगे, डबल क्लिक करोगे, आपकी रॉ जो है आपके कॉलम के हिसाब से सेट हो जाएगा, आपका जो डेटा के हिसाब से आपका जो कॉलम है वो सेट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम सिंपली कैलकुलेशन हम इसमें सीखेंगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये डेटा को हटा दूंगा। अब हम यहाँ पे कुछ नंबर डालेंगे। मान के चलो हमने यहाँ पे 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला। अब इन्हें हमें जोड़ना है। तो जोड़ने का सिंपल तरीका है कि हम जब जोड़ेंगे तो नीचे वाले कॉलम में जोड़ते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बटन आपको दिखाई देगा ऑटो सम का, ठीक है। या आप नीचे वाले कॉलम में जाइए, ऑल्ट के साथ में जो इक्वल टू का जो बटन आपके कीबोर्ड पे दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे आप प्रेस करेंगे, अभी क्योंकि मैंने फार्मूला नहीं बताया, ये आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए। एडवांस वाला वीडियो इसके बाद में आएगा, अगर आप बताएंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अब यहाँ पे जैसे मैंने ऑल्ट के साथ में इक्वल टू दबाया, या यहाँ से मैं ऑटो सम प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे ये देखो सारा जो सेल थे इसके ऊपर वाले जिनमें नंबर लिखा हुआ था वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। नीचे एक फार्मूला अपने आप से लिख जाएगा, हमने कुछ नहीं किया अभी, हमने सिर्फ एक शॉर्टकट की यूज़ करी है। और जैसे मैं एंटर करूँगा वैसे क्या होगा, यहाँ पे एक हमें आंसर मिलेगा जो इन सब का टोटल है वो आ गया नीचे, ठीक है। इस टोटल वाले सेल को आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कलर वलर चेंज कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब देखो एक बड़ा करामात चीज़ आपको बताता हूँ, एक्सेल में यही तो जादू है। अब आपको बीच में से कोई भी एक नंबर चेंज करना है, आपने 25 कर दिया तो नीचे का जो टोटल है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो आप समझे एक्सेल क्या कर रहा है, एक्सेल सिर्फ सेल्स को कैलकुलेट कर रहा है, वो उसके अंदर वाली वैल्यू को अपने आप ले रहा है। वैल्यू आप कितनी भी चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस सेल चेंज कर दोगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको फार्मूला लगाना बता रहा हूँ। इसका एक तरीका और भी है कि लगाया हमने बराबर का निशान। अब हमको सारे सेल्स जोड़ने हैं। अब आप एक एक करके सिलेक्ट भी कर सकते हो, कीबोर्ड की मदद से आप एक एक करके टोटल लगा सकते हो। तो पहला सेल आप सेलेक्ट करोगे तो E2 आ जाएगा, फिर प्लस दबा दो आप, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट कर दो, फिर प्लस दबा दो, फिर तीसरा सेलेक्ट करो, फिर प्लस दबा दो, फिर चौथा सेलेक्ट करके
आप एंटर कर दो, सारे फिर भी जुड़ जाएंगे। इसी तरह से आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। अब घटाने के लिए भी आपको लगाना बराबर का निशान ही पड़ेगा। बराबर का निशान लगा दो, पहले 25 सेलेक्ट कर लो, फिर माइनस का बटन कीबोर्ड का जो न्यूमेरिकल कीपैड है उसके साइड में आप देखोगे प्लस के ऊपर एक माइनस का बटन है, वो सेलेक्ट कर लो और फिर जो भी चीज़ वैल्यू माइनस करनी है वो सेलेक्ट कर दो, तो माइनस हो गया। इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बराबर का निशान लगाओगे, सबसे पहले जो वैल्यू सेलेक्ट करोगे उसके बाद में फिर जो एस्टेरिक का निशान है वो गुणा का काम करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है, उसको प्रेस कर दो, देखो कुछ इस तरह का आएगा। फिर उसके बाद में जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर दो, मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद में आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो डिवाइड करने के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। बराबर का निशान लगाओगे, पहली वैल्यू को सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे जो ऑब्लिक का निशान आता है उसको सेलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 4 बेसिक जो हमारे मैथमेटिकल रूल है वो हमने यहाँ पे बता दिए आपको। अब इसके आगे जो और फार्मूले आते हैं वो आते हैं यहाँ पर। ऑटो सम वाला सेक्शन दिख रहा है, एडिटिंग वाला सेक्शन दिख रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो 4 चीज़ें आपको और मिलेंगी। पहला सम है, क्लिक करोगे नीचे वाले सेल में या ऐसे करके सेलेक्ट करके इसको दबाओगे तो अपने आप आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑटो सम हो गया। और यही नहीं, आपके कितने भी आपने फिगर लिख रखी हो, जैसे यहाँ पे मैं और डाल देता हूँ, ठीक है, कितनी भी फिगर आपने यहाँ पे डाल ली और आपने दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और ऑटो सम पे क्लिक किया तो दोनों का आंसर आपको एक साथ में नीचे मिल जाएगा। और इधर से सेलेक्ट करोगे ना खाली वाले को तो इस साइड से भी आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से यहाँ पे सम करता है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें और दे रखी हैं, तो मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे चेंज कर दूंगा और नंबर चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे एवरेज वाले सेक्शन में। अगर आपको इन सब का एवरेज निकालना है एक क्लिक के अंदर, यहाँ पे एक क्लिक करोगे आपको एवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे इन दोनों का एवरेज निकालना है, जिसे हम औसत कहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एवरेज आप एक क्लिक में निकाल सकते हो। अभी तक हमने कोई फार्मूला नहीं सीखा, हम यहीं से चल रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है काउंट नंबर्स का। अब बहुत लंबी लिस्ट है, हमें नहीं पता कितने नंबर है, हमने सारे सेलेक्ट करे एक बार में और काउंट नंबर कर दिया, तो सारे सेल्स के नीचे जितने जितने नंबर लिखे होंगे वो काउंट होके आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, नंबर्स को काउंट करेगा, टेक्स्ट को नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ R, क्या हुआ, नंबर्स आए, टेक्स्ट को उसने माइनस कर दिया। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पे कुछ नाम लिखा होता तो उसको काउंट नहीं करेगा, ना ही उसको जोड़ेगा, ना ही उसको घटाएगा। कोई भी फार्मूला टेक्स्ट के साथ में ये काम नहीं करेगा, जितने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से वही चला जाता हूँ। अब इसके बाद देखो एक फार्मूला और भी है यहाँ पे। इसके बाद आता है मैक्स। अब आपको पता करना है एक बार में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो चलो यहाँ से देख लेते हैं। एक वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 101, एक लिख देते हैं 99, एक लिख देते हैं 200 और एक देते हैं 125, ठीक है। अब इसमें आपको पता करना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप ऑटो सम पे जाएंगे, मैक्स पे क्लिक कर देंगे, एक बार में वो आपको आंसर कर देगा। लिस्ट अगर 1000, 2000, 3000 वैल्यू भी है तो उसमें से छांट देगा एक बार में। इसके अलावा अगर आपको पता करना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आप मिनिमम पे चले जाओ, एक क्लिक के अंदर यहाँ पे आपको बता देगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे अभी हमने सीखा कि ऑटो सम कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वाली वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है। अब एक्सेल का एक जादू और भी है, जो ऑटो नंबरिंग करता है, ऑटो कैलकुलेशन करता है, आपको पढ़ लेता है आप चाह क्या रहे हो। तो देखो बेसिक वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर नंबर लिख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके और आपको 100 200 500 नंबर लिखने हैं, तो इसको आप एक साथ में सेलेक्ट करके और नीचे पकड़ के अगर ड्रैग करोगे तो आपको वो जो सिलेक्शन है उसके आधार पे आप कितना भी बड़ा नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, एक सीरीज़ बना सकते हो। तो मैंने अपनी सीरीज़ एक्सेल को बता दी, मुझे 1 2 3 चाहिए, एक के बाद एक का गैप चाहिए, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद मेरा माउस का कर्सर जैसे ही छोटा वाला डॉट आपको दिख रहा है इस पास लेके जाऊँगा, तो जो बड़ा प्लस है ना वो थोड़ा सा बोल्ड प्लस बन जाएगा और इसको मैं यहाँ से माउस से पकड़ लूँगा और नीचे पकड़ के जब खींचता चला जाऊँगा तो मैं जितनी चाहे उतनी लंबी सीरीज़ बिना टाइप किए यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ये सिर्फ 1 2 3 के साथ ही काम नहीं करता, ये संडे मंडे ट्यूसडे के साथ भी काम करता है, ये जनवरी फरवरी के साथ भी काम करता है, ये और चीज़ों के साथ भी काम करता है। और इसको सिर्फ बताना है, जैसे मुझे 3 के बाद में 7 लेना है, अगला नंबर ये खुद से सोचेगा कि क्या आएगा। देखो 11 आएगा, ठीक है, और उसके बाद कौन सा आएगा, मैं 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 15, 23 की एक सीरीज़ अपने आप बना देगा उतना गैप छोड़ के। तो ये आपके अच्छे समझ में आएगा अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो। इसी तरह से सेम नाम वाली चीज़ों को भी, जैसे मुझे ये राम ही पेस्ट करना आगे वाली सीरीज़ में, तो मैं इसे सेलेक्ट करके और जितनी जगह इसको स्क्रॉल करके लेते जाऊँगा वो अपने आप लिखता जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सन लिखा, ठीक है,
और ये देखो हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों तरह से काम करता है। मैं एक बार आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब मैंने फिर से 2 लिखा और अब मैं इसको अगर ऐसे करके ड्रैग करूँगा तो देखो यहाँ भी ये उसी तरह से नंबर्स काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो ये आपके समझ में आ गया कि हम कैसे कैसे इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, एक्सेल में ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि इस शीट पे आपने काम कर लिया तो आप नई शीट पे कुछ नया काम कर सकते हो, अगली शीट पे कुछ और बना सकते हो। अब एक और चीज़ समझने वाली है कि एक्सेल में जब भी हम कोई डेटा लिखते हैं तो एक्सेल को ये बताना पड़ता है कि हमने लिखा क्या है। हमने नंबर लिखा है, हमने कोई और चीज़ लिखी है। ये चीज़ एक्सेल पता करता है सेल की फॉर्मेटिंग से। अब सेल की फॉर्मेटिंग क्या होती है, आप यहाँ पे जब जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक लंबी सी लिस्ट दिखेगी। हमने एक्सेल में देखो नंबर भी लिखे हैं, हमने एक्सेल में रुपए भी लिखे होंगे, हमने डेट भी डालनी है, टाइम भी डालना है, परसेंटेज भी डालनी है। तो एक्सेल को कैसे पता चलेगा हम क्या लिख रहे हैं, हम वो रुपए लिख रहे हैं या नंबर लिख रहे हैं, ये कैसे अलग अलग एक्सेल समझेगा या हमने टाइम टाइप किया है। इसके लिए एक्सेल में एक बड़ा अच्छा फीचर दिया गया है जिसे हम कहते हैं जो सेल फॉर्मेटिंग। तो एक्सेल को हम बता देते हैं पहले ही, देखो हम ये लिखने जा रहे हैं। अब तुम कंफ्यूज मत हो ना, कोई अगर तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए देते हैं, महीने निकालने हैं किसी संख्या में से या दिन निकालने हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही बता दे रहे हैं हमने ये चीज़ डाली है। अब मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे लिखा 12 और हमने इसको कर दिया टेक्स्ट में कन्वर्ट, तो देखो 12 कहाँ चला गया। ये मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि आपको ये ध्यान में रखना है कि नंबर और टेक्स्ट को एक्सेल अलग अलग तरह से समझता है। और अब मैंने अगर इसको 12 लिखा तो ये 12 कहाँ आया, दोनों ही 12 है, लेकिन ये टेक्स्ट है, ये नंबर है, ये आप समझ जाएंगे। तो ये मान के चलो यहाँ पे एक्सेल इसको टेक्स्ट मान के चल रहा है और इन दोनों को नंबर मान के चल रहा है। तो ये फॉर्मेटिंग का अंतर आ गया। इसके अलावा अगर मैं इसके बजाय इसको करेंसी में कन्वर्ट कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे 12 इस तरह से लिख के आ गया। इसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ पे अकाउंटिंग में कन्वर्ट करूंगा तो 12 कुछ ऐसे आएगा। अगर मैं इसको डेट में कन्वर्ट करता हूं तो डेट कुछ इस तरह से हो जाएगी मेरा 12 लिखते ही। अब मुझे प्रॉपर डेट डालनी पड़ेगी। अगर मैं इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करता हूं तो प्रॉपर 12 जनवरी 1900 लिख के आएगा। और अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट कर देता हूं 12 को तो 12 AM से शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये 1200 हो जाएगा। अब परसेंटेज वाला देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है मैंने केवल 10, ठीक है, 10%। अब जब भी आप कोई परसेंटेज निकालते हो तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे मान के चलो 200 का 10% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको 200 वाला सेल सेलेक्ट करना है, फिर गुणा, यानी क्योंकि आपको सिखा दिया है पहले, और यहाँ पे ये 10 को सेलेक्ट करना है, तुरंत आपको एक आंसर मिल जाएगा। अब 200 की जगह कुछ भी होता या तो ये फिगर होती तब भी आपको आंसर मिल जाता। यानी यहाँ से परसेंटेज निकालना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा अगर आपने किसी सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, हम इसे नंबर फॉर्मेट में रखते तो हमें ये कुछ ऐसा देता। अगर यहाँ पे ये 10 होता ना तो हमें ये मिलता। अगर ये प्रतिशत में नहीं होता, हम सीधे 10 का गुणा इसके साथ कर देते तो आंसर ये आता। अब क्योंकि हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा था तो हमारे पास जो आंसर है वो एग्जैक्ट आया। ये चीज़ आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी कि जो सेल की फॉर्मेटिंग है वो कितने मायने रखती है किसी भी चीज़ के लिए। अब जैसे कि आपको डेट में से डेट घटाना है तो मैं जैसे आज की डेट टाइप कर देता हूँ 15 जनवरी 2025। तो मैं सबसे पहले जो सेल की फॉर्मेटिंग है वो कर देता हूँ शॉर्ट डेट में और 15/1/2025, ठीक है। एंड दूसरा डेट में नीचे डाल देता हूँ यहाँ पे 30/1/2025, ठीक है। अब यहाँ से एक बार हम देखते हैं कि एक्सेल कुछ घटा पाता है कि नहीं घटा पाता। तो देखो आंसर मेरे पास क्या है, मैंने इस डेट के अंदर से ये डेट जब घटाई तो मेरे पास आए 15 दिन। तो अगर ये मैं नहीं डालता तो एक्सेल को ये पता ही नहीं चलता कि ये 2 डेट हैं और हम बीच में से इन दोनों डेटों का अंतर निकाल रहे हैं। इसकी जगह अगर और कोई डेट डाल दें, हम मान के चलो ये अभी हमने 2025 डाल रखा है, हम यहाँ पे 24 डाल देते हैं। अब देखो उसने दिन निकाल के दे दिए, 381 दिन का अंतर है। अगर यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं देते, अगर यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग नहीं देते तो एक्सेल हमें एग्जैक्ट जो डे हैं वो नहीं निकाल के दे पाता। तो ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा कि अलग अलग तरह की जो फॉर्मेटिंग है वो कैसे काम करती है। अब एक्सेल में आपने कोई नंबर लिखा, नंबर के पीछे आपको कुछ डॉट्स लगाने हैं, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाता है कि आप दशमलव के बाद कितने स्थान तक कुछ लिखना चाह रहे हो, 10 रुपये 25 में से। वैसे आजकल तो हम नहीं लिखते, आजकल तो हम राउंड फिगर में लिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो एक बेस्ट तरीका है। अब जब आपने सब कुछ कर लिया है तब इसका प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, इसके लिए आगे का जो पार्ट है वो कंप्लीट पेज सेटअप का पार्ट है, उसे ज़रूर देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि हम एक्सेल में प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं।
आप सोच रहे हैं कि भाई एक्सेल में हमने डेटा तो बना लिया है लेकिन वो एक पेज पे कैसे आए। अब देखो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक पेज पे डेटा लाने के लिए इन कॉलम्स की जो विड्थ है उसको कम करते हैं और धीरे धीरे करके ये सारी सेटिंग को ख़राब कर लेते हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप पेज सेटअप के मास्टर बनने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सारे कंफ्यूजन एक एक ऑप्शन आपको बहुत क्लियर करके मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें पेज सेटअप को समझना होगा। देखो जब एक्सेल में हम कुछ डेटा शीट बनाते हैं तो यहाँ पे कोई पेज तो हमें दिखाई देता नहीं है, जैसे MS वर्ड में दिखता है कि हम कुछ बना रहे हैं तो हमें पेज दिखेगा। अब जब पेज नहीं दिख रहा है, आपने अपना डेटा बना लिया है, उस कंडीशन के अंदर इस पेज सेटअप को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल के अंदर ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, फॉर्मूले के बाद में आपको प्रिंट निकालने से पहले पेज सेटअप आना आवश्यक है। तो देखिए समझते हैं कुछ। सबसे पहले अगर आपके पास जो भी एक्सेल है उसको एक बार देख लीजिए कि उसमें प्रिंट कमांड देने के लिए कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप पुराना एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो ऑफिस बटन दिया होगा वहाँ पे, जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और अगर नया एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो ये फाइल मेन्यू का ऑप्शन दिया गया होगा। अब फाइल मेन्यू में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा। ये प्रिंट के ऑप्शन पे जाके भी आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि भाई प्रिंट निकलने से पहले आपका जो पेज है वो कैसा आपको दिखाई देगा। तो अभी जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कुछ कॉलम है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नंबर और डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि आखिर हम कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं, मतलब प्रिंट निकलने में कहाँ पे परेशानी आ रही है। सो देखो यहाँ पे कुल मिला के 13 कॉलम है और जब हम प्रिंट करने जाते हैं इस फाइल को इस तरह से तो आप देखो केवल 5 जो कॉलम है वो एक पेज पे आ रहे हैं। बाकी अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देखो 39 पेज पूरे यहाँ पे क्रिएट कर दिए गए हैं और बाकी आप देखो कि 12-13 अलग पे आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ और कॉलम अलग पे आ रहे हैं। अब क्या करना है कि ये सारे कॉलम एक हेडर पे हमको सिंपल बन के मिल जाए। तो उसके पहले सबसे पहले तो ये कर लो कि आपको प्रिंट निकालने के लिए बार बार वहाँ ना जाना पड़े। तो ये क्विक लॉन्च बार में आ जाओ और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। ये क्विक एक्सेस टूल बार भी हम इसे कहते हैं, ताकि आपको बार बार आपके प्रिंट वाले ऑप्शन पे ना जाना पड़े। तो सबसे पहली सेटिंग तो ये कर लो। अब जैसे ये सेटिंग आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है ये प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का है। इस पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब नए वाले एक्सेल में तो देखो यहाँ पे इस तरह का मेन्यू मिलेगा और अगर पुराना एक्सेल यूज़ कर रहे हो आप कोई भी तो ये पेज सेटअप का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब देखो कोई भी एक्सेल यूज़ कर रहे हो आप, चाहे एक्सेल 2007 हो चाहे आपका लेटेस्ट 365 हो, सब में आपको ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, उनको गौर से समझ लो। ये जितनी टेंशन है आपकी सब खत्म होने वाली है। एक्सेल के अंदर आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप पेज सेटअप पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले पेज दिखाई देगा और पेज के नीचे आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है, देखो एक पेज होता है ऐसे खड़ा सीधा आपने ले लिया और एक पेज आपने इस तरह से लैंडस्केप कर लिया। तो जब हम इस तरह के प्रिंट निकालते हैं जिसमें ज़्यादा कॉलम होते हैं उसमें हम ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं और पोर्ट्रेट से लेके हम इसको लगा देते हैं लैंडस्केप पे। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्शन स्केलिंग का। अब जब आप स्केलिंग की बात करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है कि जब आप पेज को क्या करते थे, कॉलम को छोटा बड़ा करके एक ही जगह पे फिट करने की कोशिश करते थे, ये वही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे स्केलिंग पे क्या होगा, जो आपका डेटा एक बड़े पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा है वो एक छोटे पेज के ऊपर आ जाएगा। उदाहरण के लिए सबसे पहले तो मैं लैंडस्केप करके इसको ओके करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने लैंडस्केप किया तो क्या हो गया, पेज जो अभी पोर्ट्रेट पे प्रिंट हो रहा था अब वो इस तरह से प्रिंट होगा। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे जो पेज था उसके अंदर 12-13 कॉलम थे। मैं एक बार देख लेता हूँ कितने थे, 13 कॉलम थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे 9 ही आ रहे हैं, बाकी के जो 4 कॉलम है वो कहीं और दूसरे पेज पे जाके प्रिंट हो रहे हैं। अभी भी सेटिंग ठीक नहीं है। तो इसके लिए आपको स्केलिंग का इस्तेमाल करना होगा। स्केलिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोबारा से पेज सेटअप के ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पे अभी जो स्केलिंग है वो 100% है। अभी इसी स्केलिंग को आप अगर कम कर दे, तो मैं इसको कर देता हूँ मानो इसका आधा 50%, तो क्या असर पड़ेगा आपके पेज प्रीव्यू पे। इसे यहाँ से ओके करते हैं। अब देखो स्केलिंग आपकी 50% हो गई। तो अभी क्या हुआ कि 13 कॉलम तो आ गए लेकिन जगह बहुत ज़्यादा छूट गई है। अब बहुत लोग अगर थोड़ी बहुत आपको चाहिए गुंजाइश तो आप यहाँ से मैनुअल स्केलिंग करके इसको जैसे 90 या 80 पे आप सेट करोगे तो आपका जो कॉलम है वो आपको धीरे धीरे करके सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक बार में मुझे नहीं पता कि मुझे क्या स्केल बनाना है क्या नहीं, एक्सेल को खोज ले उसको और एक ही पेज पे प्रिंट आ जाए, तब पेज सेटअप पे आपको जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है फिट टू वाले ऑप्शन पे। अब जैसे आप फिट टू ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। एक तो जो पहला ऑप्शन मिलेगा पेज वाइड बाई
टेलिंग, मतलब एक तो आपको वाइड और टेल दोनों का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल पहले वाले में 1 भर देना, यानी मेरी जो ऊपर का जो बैनर है, जो हेडर है, उससे फिट करो। नीचे वाला सेक्शन कितना भी आगे चला जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा लंबा है और आप सिर्फ चाह रहे हो कि हेडर से फिट हो जाए, बाकी तो मैं जितना नीचे चला जाए मुझे कोई समस्या नहीं है, अगर इसको कर दोगे तो बताऊंगा क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको 1 भरना है और यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो पूरा मैटर है, आप देखो सिंपल एक ही पेज पे आ जाएगा। 13 के 13 कॉलम अपने आप से फिट हो गए। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं पेज सेटअप में, इस वाले ऑप्शन पे जाके, अब इसमें भी अगर आपने 1 भर दिया क्या होगा, तो एक्सेल क्या करेगा, आपको पूरा डेटा श्रिंक करेगा, इधर से भी कर देगा, नीचे से भी कर देगा और साइड से भी कर देगा और एक ही पेज पे ले आएगा। देखो दोनों में मैंने एक एक भरा और जैसे मैं ओके करूँगा तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा उसने क्या कर दिया, एक ही पेज पे आके फिट कर दिया। ये गलती मत करना बस, क्योंकि ये गलती करोगे तो बहुत ज़्यादा, अब ये प्रिंट निकालोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक भरना है और इसको यहाँ से हटा दो, ब्लैंक छोड़ दो इसको और ओके कर दो। तो अभी आप देखो आपका जो डेटा है बिल्कुल फिट हो गया, केवल 14 पेज में, यानी 14 पेज के अंदर ये डेटा आपका आ गया है। अब इसमें और क्या ऑप्शन हमको मिल जाता है, और ऑप्शन हम देख लेते हैं। अब आ जाता है अगला जो ऑप्शन है वो है मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है, पेज के दोनों साइड से आपको बराबर बराबर जगह मिल जाती है। ये चारों तरफ जो आप जगह देख रहे हो ना, प्रिंट होने के बाद में ये जगह आपकी खाली बचेगी। अभी मार्जिन आप और बढ़ाना चाहते हो तो अपने हिसाब से बढ़ा लो, अगर घटाना चाहते हो तो घटा लो। अभी जो मार्जिन है लेफ्ट और राइट से, ये वाली साइड से और ये वाली साइड से, वो 1.8 है। आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा और कम हो जाए, तो हमको दोनों साइड से इसको 1 कर देंगे। तो अभी आप देखना पीछे प्रीव्यू के ऊपर नज़र आप रखोगे तो आपको दोनों साइड से और जगह मिल जाएगी। और आपके डेटा को, अगर कॉलम आपको लग रहा है ना और छोटे आ रहे हैं, तो मार्जिन को कम कर दो, बढ़ाना नहीं है। मार्जिन बढ़ाओगे तो वाइट बॉर्डर आपको एक्स्ट्रा दिखाई देगा, तो मार्जिन को कम कर देना है। ऊपर नीचे से भी लग रहा है कि मुझे और पेज बचाने, देखो यहाँ पे डेटा 15 पेज में आ रहा है, जैसे हमने मार्जिन बढ़ाया तो आगे पेज लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऊपर नीचे से भी आपको मार्जिन और कम कर देना, मार्जिन वाले सेक्शन पे चले जाना है और टॉप मार्जिन भी 1 कर देते हैं और बॉटम मार्जिन भी यहाँ से 1 कर देते हैं। देखो अब हमने चारों तरफ से मार्जिन को कम कर दिया तो डेटा आपका अपने आप से फिर से 14 पेज पे चला गया। तो ये हो गई आपकी मार्जिन वाला सेक्शन, जिसमें हम प्रिंट निकालने से पहले चारों तरफ की जो स्पेस है उसको कम करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके बाद आ जाता है हेडर फुटर का ऑप्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया हेडर का मार्जिन हमने 0 कर रखा है। अगर हम यहाँ पे पेज नंबर या कुछ डालेंगे, जैसे पेज 1 by 1, तो देखो यहाँ हमको इस तरह से नीचे दिखाई देने लग जाएगा। अब ये पेज 1 से लेके 14 तक की शीट में ये डेटा चार्ट है और यहाँ पे आप पेज नंबर भी डाल सकते हो, अपने फाइल का नाम भी डाल सकते हो। देखो पेज सेटअप में जाके क्या क्या आप कर सकते हो हेडर फुटर में, यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये आपके फाइल का नाम आ गया, ये उसका पाथ आ गया कि अगर आप प्रिंट निकाल रहे हो उस फाइल को रख दे रहे हो तो कहाँ पे आपने वो रखी है, डेट आ जाएगी। इसके बाद ये देखो पेज नंबर के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि पेज 1 आ जाएगा, शीट का नाम आ जाएगा, आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है शीट का ऑप्शन। अब इसको थोड़ा सा अलग तरह से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन है। तो देखो इसमें क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे इसमें आता है ऊपर प्रिंट एरिया, नीचे रॉ टू रिपीट एट टॉप और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको समझना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, ये जो हेडर है ये केवल पहले ही पेज पे आ रहा है, ये हर पेज पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी परेशानी होती है कि आपने 12-14 पेज प्रिंट कर रखे हैं, बार बार आपको जाके देखना पड़ेगा कि भाई ये जो कॉलम था इसके ऊपर आपने क्या लिखा था, ये जो कॉलम था इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, तो फिर आपको पहले वाले उस पर जाना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो हेडर है ये सारे पेज पे मुझे डिस्प्ले करे, तो पेज सेटअप पे चले जाइए और शीट के ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे रॉ टू रिपीट एट टॉप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने पेज सेटअप ओपन कर रखा है, तो इसको हम जाके पीछे चले जाते हैं और हम जाएंगे पेज लेआउट पे। अब यहाँ भी हमको पेज सेटअप दिख जाएगा क्योंकि यहाँ हमको मिलेगा प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये देखो वही पेज सेटअप का ऑप्शन फिर से आ गया। अभी यहाँ पे रॉ टू रिपीट एट टॉप वाले ऑप्शन पे इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ये एक एरो अलग तरह का बन जाएगा। इस एरो से ही ऊपर वाले दोनों सेल्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी की पूरी हमने जो रॉ है दोनों ऊपर वाली सेलेक्ट कर ली। फिर इस एरो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे। अब दोबारा से हम प्रिंट प्रीव्यू को एक बार चेक करेंगे तो आप देखो अभी पेज तो हमारे 15 हो गए हैं, लेकिन जब मैं हर पेज पे जाऊँगा तो हर पेज पे जो ऊपर वाला हेडर है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे एक बड़ा फ़ायदा होगा कि आप 14 नंबर वाले पेज पे भी हो या 12 पे हो या 8 पे, तो आपको पता चलता रहेगा कि ऊपर मैंने कौन सा जो हेडर था वो लिया था और इस कॉलम में क्या डेटा है। ठीक है, अब ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अभी चलो हम यहाँ पे पेज लेआउट इन ऑप्शंस को हमने समझा था। अब आ जाते हैं प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे। देखो प्रिंट एरिया क्या करता है, प्रिंट एरिया में सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रफली लिख रखा है, ठीक है। अभी मैंने 25 लिखा या 252 लिखा, रफली कुछ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और अचानक से मैंने प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर को कमांड दे दी। तो अब देखो क्या होगा कि प्रिंटर क्या कर रहा है, इंटायर शीट को प्रिंट कर रहा है, ना कि सिर्फ मेरे डेटा को। तो ये जो रफ डेटा है ये यहाँ पे भी आ गया। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों ने कोई कलर मानो यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो क्या होता है उनको हटाना पड़ता है। अब मेरे को ये डेटा भी रखना है और केवल यही प्रिंट करना है, तब हम क्या करते हैं, अपनी शीट के लिए प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। सो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेट प्रिंट एरिया पे जाना है। अब मानो मुझे यहाँ से स्टार्टिंग से लेके ये 26 तक का ही एरिया प्रिंट करना है, बाकी का एरिया प्रिंट नहीं करना है। तो सिर्फ मैं ये सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देखो यही प्रिंट एरिया मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। जब मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट होगा, बाकी कोई भी जो रफ काम आपने किया है या कोई और शीट में कुछ और डेटा है वो नहीं आएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमको प्रिंट एरिया को क्लियर करना है, हमें कुछ और प्रिंट करना है, ठीक है, वो भी हो सकता है। चलिए बैक जाते हैं। अब यहाँ से आपको ऑप्शन दिखाई देगा दूसरा वाला, क्लियर प्रिंट एरिया, ठीक है। अब ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा, बाकी आपका पूरा डेटा प्रिंट होने लग जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई प्रिंट एरिया भी मैं ना लगाऊं और मेरा कुछ और डेटा भी प्रिंट आ जाए, तो सिंपल आपको ये जो पूरा डेटा है जहाँ तक आपको प्रिंट निकालना है वो सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल P प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला प्रिंट सिलेक्शन का। ये प्रिंट सिलेक्शन वही करेगा जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है। अभी देखो कितना पेज आ रहे हैं, 13 के 13 पेज आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, 8 पेज जो मैंने सेलेक्ट करे थे वही पेज यहाँ से प्रिंट होंगे और कोई पेज प्रिंट नहीं होगा। सो प्रिंट सिलेक्शन को आप समझ गए होंगे, प्रिंट सिलेक्शन कितना ज़रूरी है। आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ हेडर से लेके ये 5 जो कॉलम है, 6 कॉलम है या 10 कॉलम है वो प्रिंट करने हैं, लेकिन प्रिंट एरिया ना मुझे बनाना पड़े। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये सिलेक्शन कर लो, उसके बाद सिंपल कंट्रोल P प्रेस करो, तो क्या होगा, सिर्फ आपको वही दिखाई देंगे। लेकिन ये सेटिंग्स से आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा प्रिंट सिलेक्शन को। अब देखो प्रिंट सिलेक्शन में भी 2-3 चीज़ें हैं, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट एक्टिव शीट, ठीक है ना। अब वर्कबुक पे आप क्लिक कर दोगे तो एक बार में आपकी जितनी सारी शीट हैं, देखो हम बहुत टाइम पे क्या होता है ना, कई सारी शीट्स बना लेते हैं, 20 शीट 25 शीट, और एक बार में हमें प्रिंट देना है। एक एक करके आप देंगे तो बहुत समय लगता है। ऑफिस में कभी कभी ज़रूरत होती है कि 10 की 10 शीट बनाइए, एक बार में प्रिंट कर दो। सिंपल ऑप्शन है कि आप 10 की 10 शीट को एक बार में प्रिंट करना चाह रहे हो, कंट्रोल P करो और यहाँ से प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे चले जाओ। अब आपकी जितनी वर्कबुक होंगी, जितनी आपने शीट्स बनाई होंगी, सारी की सारी एक बार में प्रिंट हो जाएंगी। सो ये चीज़ आपके, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो इसमें प्रिंट एरिया में एक चीज़ और बहुत अच्छी है। क्या अच्छा है मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखो यहाँ से 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए ऊपर से, ठीक है। अब कंट्रोल को प्रेस किया और नीचे से 3 कॉलम और सेलेक्ट कर लिए, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो जब भी मैं प्रिंट दूंगा तो ये बीच वाला सिलेक्शन ना चला जाएगा। प्रिंट एरिया पे हमने यहाँ से सेट प्रिंट एरिया किया, अब ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं प्रिंट आपको देके दिखाता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये दोनों सिलेक्शन मैंने अलग अलग सेलेक्ट करे थे, वो आधा देखो एक इस पेज पे आ रहा है और एक अगले पेज पे आ रहा है। ऐसा भी आप कर सकते हो। कुछ डेटा लिया आपने, अब जो अलग अलग मेरे सिलेक्शन थे ना कंट्रोल के साथ में, उसको एक्सेल ने क्या माना, एक पेज ये बना दिया और एक पेज ये बना दिया। सो इस तरह से आप अपने प्रिंट निकालने के एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर सकते। सो आशा करता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको और भी टॉपिक के बारे में जानना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सभी के लिंक दिए हैं। आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।